हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग धान के खेतों से होती है। क्रोडोस ब्लडी आई यूज करके देख रहा था कि धानों में कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्लडी आई से मैं आसानी से सिचुएशन का पता कर सकता हूँ। अब मैं चावल की खेती आसानी से कर पाऊंगा। आर्टिनी, तुम राइस की प्लांटिंग की जिम्मेवारी संभालो। क्रोडोस सोच रहा था, आर्टिनी की शक्ति से धान की प्लांटिंग पलक झपकते ही हो जाएगी। आर्टिनी खेतों के सामने खड़ी होकर अपनी पावर से धान के पौधों को स्पीड से लगाने लगती है। क्रोडोस सोच रहा था, हमारे पास उच्च प्रदर्शन वाला धान बोने वाला ट्रैक्टर है। आर्टिनी ने तो बड़े ही बेढंगे तरीके से प्लांटिंग कर दी थी। क्रोडोस गुस्सा होकर बोलता, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें इनका स्पेस इवन रखना है। अगर ये बहुत पास पास होंगे तो पोषण और वेंटिलेशन दोनों में गड़बड़ी हो जाएगी, और अगर ये बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे तो यह जगह की बर्बादी होगी। इसे स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस पर लगाना। आर्टिनी तो जनरल से हेल्प मांग रही थी, पर वो तो क्रोडोस की डांट से डर रहे थे। आर्टिनी तो रोने लगती है, पर क्रोडोस तो आर्टिनी को बाहर निकाल देता है। आर्टिनी तो शौक हो जाती है। फिर वो किसी दूर चट्टान पर बैठी सोच रही थी कि मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। तभी वहाँ टी-बोन चट्टान के पीछे से आर्टिनी को देख रहा था। आर्टिनी उसे अपनी ओर आने का इशारा करती है। इशारा मिलते ही टी-बोन तो सीधा उठकर आर्टिनी को एफर्ट अवार्ड दे देता है। आर्टिनी अपने अवार्ड को देखती है। टी-बोन तो उसे हौसला दे रहा था। वो तो इतने में ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगली बारी किमची की थी। वो धान को लेकर अपनी पावर्स एक्टिवेट कर फुल स्पीड से प्लांटिंग करने लगता है। उसकी स्पीड देखकर आम डीमन तो शौक हो जाते हैं, पर किमची की प्लांटिंग तो डिजास्टर थी। डीमन तो शौक हो जाते हैं। तभी क्रोडोस बोलता है, तुम एजेड किमची, तुम भी एक्सपेल किए जाते हो। किमची तो बाहर उदास होकर बैठ जाता है। क्रोडोस सोच रहा था कि जिन मूल पात्रों पर मैंने भरोसा किया था वो इस तरह के काम के लिए बिल्कुल बेकार हैं। अंत में वही पारंपरिक विधि ही इसका समाधान है। क्रोडोस तो ब्लडी आई यूज कर कर देख रहा था। पानी बहुत तेजी से बह रहा है। वहाँ की जमीन बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। यहाँ ठीक लग रहा है। तभी वो देखता है कि डीमंस की पीठ में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। धान की रोपाई एक ऐसा कार्य है जिसमें अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा की खपत होती है। सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। हम एक भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी बार ब्लडी आई यूज करने से तो उसकी आंखें फटने वाली थी। उसकी ब्लडी आई का लेवल तो 3rd स्टेज पर पहुंच जाता है। अब तो 10 घंटे तक अनुमान लगाया जा सकता था। ठीक है, परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। ऐसे समय में मैं लापरवाही नहीं कर सकता हूँ। मैं फिर से ब्लडी आई यूज कर रहा हूँ। सारे जनरल क्रोडोस को इतनी मेहनत करते देख रहे थे। सिरिगी बोलती है, क्या तुमने डीमन लॉर्ड को रेस्ट करते हुए देखा है? किमची भी क्रोडोस को दूर से घूर रहा था। क्रोडोस तो बिना रेस्ट किए काम करता जा रहा था, जिससे वो तो बेहोश हो जाता है। सारे लोग क्रोडोस की चिंता करने लगते। डीमन लॉर्ड उठिए, डीमन लॉर्ड। क्रोडोस तो फिर से वहां आ जाता है। रियल क्रोडोस बोलता है, ये मेरी बॉडी है, क्या तुम इसे थोड़ा जेंटली ट्रीट कर सकते हो? किम जंग चौल बोलता है, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम चाहते हो कि राक्षस भूखे ना मरे? अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी। क्रोडोस बोलता है, जब आप अधीर हो जाते हैं तो आप गलत तरीकों का चुनाव के लिए बाध्य होते हैं। उदाहरण के लिए मानव जगत पर आक्रमण करना और पूरी तरह से नष्ट हो जाना। किम जंग चौल बोलता है, मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम हर बार मेरे सो जाने पर बाहर आकर कुछ कहोगे? क्रोडोस बोलता है, जब भी तुम बेहोशी में होते हो तो मेरी चेतना थोड़ी थोड़ी जागृत हो जाती है। अगर तुम ऐसे करते रहे तो मैं अपनी बॉडी वापस ले लूंगा। किम जंग चोल बोलता है, तो फिर मैं खेती नहीं कर पाऊंगा। तभी क्रोडोस बोलता है, हमारा कट्टर दुश्मन नहीं, एक दोस्त मिलने आया है। तभी वहां से आवाज आने लगती है, अगर मैं चावल की खेती नहीं उगा पाऊंगा तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। किम जंग चोल बोलता है, ये गाना? तभी क्रोडोस को होश आ जाता है। वो गाना तो किमची गा रहा था। क्रोडोस बोलता है, ये गाना तुम्हें कैसे पता? किमची बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी आवाज़ समय समय पर सुनाई देती है। जब आप मुझसे सामान उठवाते थे तब ये गाना मैंने अक्सर सुना था। मुझे हमेशा से धान की रोपाई के बारे में जानने की उत्सुकता थी। क्या यह वाकई में इतना मनोरंजक होता है? क्रोडोस तो शौक हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में क्रोडोस गाना गा रहा था और सारे डीमन बड़े ही जोश के साथ, सभी लोगों का जोश क्रोडोस गाने से बढ़ा रहा था। सभी लोगों को चावल की रोपाई करते देख वो नए 3 लोग तो शौक हो जाते। उनकी नज़र में तो वे सारे डीमन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे। वो तीनों सोच रहे थे कि ये कैसा विचित्र दृश्य है। नेक्स्ट सीन कुछ महीने पहले एल्फ टेरिटरी एवरग्लो फॉरेस्ट से होता है। एल्फ लड़की लेडी मिलीना से पूछती है, आपने मुझे बुलाया? लेडी मिलीना गाजर खाते हुए एलिना का वेलकम करती है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास मिशन है। मैंने सुना है कि मनुष्यों और राक्षसों ने हाल में ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हैं। एलिना बोलती है, क्या उन दुष्ट जातियों ने सचमुच हाथ मिला लिया है? लेडी मिलीना बोलती है, जी हाँ एलिना, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम सोच रही हो। वे निश्चित रूप से अन्य जातियों पर आक्रमण करेंगे और वे पूरे महाद्वीप को अपने अधीन करने का प्रयास करेंगे। एलिना तुरंत बोलती है, तो फिर हमें तुरंत युद्ध की तैयारी करनी होगी। मिलीना बोलती है, नहीं,
यह तो और भी खतरनाक होगा। उन जो धूर्त प्राणियों ने संबंध स्थापित करने की बात को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वे संभवतः कोई अन्य सतही कारण देकर इसे उचित ठहराने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऐसी स्थिति में युद्ध की तैयारी करते हैं तो वे हमें ही हमलावर बता देंगे। वे हम पर हमला करने के दूसरी जातियों की ताकत जुटाएंगे। बोने जैसे मूर्ख जातियां आसानी से धोखा खा जाएंगी। इसीलिए एलिना, तुम एल्फ की ओर से एक राजनयिक के रूप में राक्षसों की भूमि पर जाओ। इसके बजाय हम राक्षसों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे। फिर हम उनकी शक्ति का उपयोग सबसे पहले उन गुटों को कुचलने के लिए करेंगे जो हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण है, और वे अपनी सुरक्षा में ढील देंगे। तब हम अतः उनकी गर्दन काट डालेंगे। क्या आप यह कर सकती हैं? एलिना बोलती है, एल्फ्स की शांति और अस्तित्व के लिए मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगी, और इसलिए अपनी जाति के भाग्य का बोझ ढोते हुए मैं राक्षसों की भूमि की ओर चल पड़ी और मैरगेट फोर्ट के जो बॉर्डर ह्यूमंस और डीमन लैंड्स के बीच में है, जहां मुझे ये दोनों मिले, ड्वार्फ डिप्लोमेटिक ग्रेडॉस और मेलनकॉन ह्यूमन मैजिक टावर से, जो डीमन लैंड की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये दोनों भी निश्चित रूप से मेरे ही उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार यह एक ऐसी स्थिति है जहां हर कोई पर्याप्त रूप से खतरे का एहसास करेगा। मुझे पता है कि मैजिक टावर मानव जगत के साथ किसी न किसी स्तर पर आदान प्रदान होता है। क्या वे इस अवसर का लाभ उठाकर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? खैर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे आगे निकल जाऊंगी ताकि केवल एल्व्स ही संबंध स्थापित कर सकें। फिर मैं एल्व्स की शांति की रक्षा करूंगी। प्रेजेंट में क्रोडोस को देख रही थी। इन्हें लगाओ, जल्दी लगाओ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये आखिरी कर क्या रहे हैं। यह अत्यधिक दुष्ट आभा वह निश्चित रूप से डीमन लॉर्ड है। एलिना आगे बढ़कर बोलती, क्या आप हमें थोड़ा समय दे सकते हैं? हम यहाँ डिप्लोमेट्स के रूप में आए। तभी क्रोडोस गुस्से से बोलता, तुम लोग खाली हाथ क्यों आए? वो तीनों तो शौक हो जाते। तुम लोग यहाँ से हिलने की हिम्मत मत करना, यहीं डटे रहो। एलिना सोच रही थी कि ये डीमन लॉर्ड से यही उम्मीद की जा सकती है, सिर्फ इसलिए इतना क्रोधित हो जाना कि हम उनके लिए उपहार नहीं लाए। ग्रोडोस सोच रहा था कि क्या मुझे आखिरकार लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे जीतने का तो कोई भी चांस नहीं है। मेलनकॉव सोच रहा था, अगर चीज़ें तुरंत ही गलत हो जाएंगी तो मेरी योजना का क्या होगा। ग्रोडोस तो उन तीनों के हाथों में चावल की रोपाई वाले पौधे थमा देता है। अभी इन्हें प्लांट करो। तभी एलिना बोलती है, रुको, हमें ये नहीं पता ये कैसे करना है। हम तो यहाँ आपसे मिलने आए हैं डीमन लॉर्ड। तभी क्रोडोस बोलता, अगर तुम ज़्यादा देर करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। एलिना सोच रही थी, क्या डिप्लोमेट्स के लिए भोजन भी नहीं है? डीमन लॉर्ड से तो यही उम्मीद की जा सकती है। क्रोडोस बोलता है, एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स, इन नासमझों को ठीक से सिखाओ। तभी बोल क्रोडोस से बोलता, आपने किस तरह की जिंदगी जी है कि आपको यह भी नहीं पता कि ये कैसे किया जाता है? असुर मेलनकॉव को डराते हुए बोलता, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा बेवकूफ़। सिरिक भी एलिना को डराते हुए बोलती, अगर तुम इतनी तेजी से नहीं भागी कि मुझे लगे कि तुम्हारे 6 हाथ हैं तो मैं तुम्हारे हाथों को 6 टुकड़े कर दूंगी। एलिना डरते हुए बोलती, नहीं, लेकिन असल में आपके 6 हाथ हैं। सिरिकी बोलती है, अरे बाप रे, ये कितनी बदतमीज है। मैं अभी तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। वो तो उन्हें तीनों को खींचकर काम पर लगा देते हैं। तीनों जनरल्स तो उन डिप्लोमेट्स पर तानाशाही कर रहे थे। जल्दी जल्दी। तभी ग्रोडोस एलिना से बोलता, तुम स्टूपिड एल्फ ने जल्दबाजी में बोल दिया, इसलिए हमें जबरन मजदूरी करनी पड़ रही है। एलिना गुस्से से बोलती है, तुम चुप रहो, जब बोलने का समय था तब एकदम चुप थे। मेलनकॉव बोलता है, इस एल्फ और इस बोने की वजह से जैसे ही नोबल आदमी को मजदूरी करनी पड़ रही है। वो दोनों तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। अजुरेट गुस्से से बोलता है, बोलने में एनर्जी वेस्ट मत करो। एलिना सॉरी बोलती है। तभी बोलता है, अगर तुम बोलना चाहते हो तो सॉन्ग ऑफ माना गाओ। 1 2 3 4। एलिना तो सॉन्ग की वजह से डीमंस के जोश को देखकर शौक हो जाती है। सारे डीमन एक दूसरे से सुर और ताल मिलाकर गाना गा रहे थे और धान की रोपाई कर रहे थे। आर्टिनी भी ताल से ताल मिलाकर गाने लगती है, पर क्रोडोस उसे चुप रहने के लिए बोलता है। एलिना तो सोच रही थी, क्या ये आर्टिनी है जो अकेले एक पूरे किंगडम को खत्म कर सकती है? फिर ये डीमन लॉर्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि ये इस विच पर चिल्ला रहा है। उसका ध्यान भटकता ही है। तभी आर्टिनी एलिना को डांटने लगती है। क्रोडोस तो गाते हुए बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो तीनों डिप्लोमेट्स तो गाना सुनते सुनते धान की रोपाई कर रहे थे। उनकी कमर भी जवाब देने लगी थी। किमची तो उन्हें शक की निगाहों से देख रहा था। रात होने पर वो तीनों अपने अपने बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़े हुए थे। एलिना तो अभी भी माना सॉन्ग गा रही थी। वो सारे बहुत ज़्यादा थक गए थे। तभी किमची उनके टेंट के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। किमची क्रोडोस से पूछता है, धान की खेती में डांट खाने वाले ये प्राणी जो वहाँ सो रहे हैं, क्या वे किसी डीमन डिस्ट्रिक्ट से हैं? पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इन्हें कहाँ देखा है। क्रोडोस उसकी बात सुनकर उसे अपने कंधे उछाल देता है। मुझे भी नहीं पता। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।